नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का वत्स विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स यूट्यूब पर और हमारे चैप्टर का नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आज डे 2 है, लेक्चर का दूसरा दिन। आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इन तीनों चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही डाल दिया है असाइनमेंट, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। तो कल हमने बात करी थी जेड इफेक्टिव की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की एंड रेडियस की। तो आज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों को आईई बोला जाता है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में इसको आईपी कहते थे। ठीक, तो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एक ही चीज़ है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से जितनी एनर्जी लग जाए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब आपने एक आइसोलेटेड गैसेस एटम ले लिया, एनर्जी दी और आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो ये जो एनर्जी है जो आपने दी है वो क्या है? आईई है। जो एनर्जी आपने दी है वो क्या है? आईई है। अगर आप किसी आयन से, जैसे मान लीजिए कि यही आयन जो आपने बनाया है, इसी से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो उसको हम Ie2 बोलेंगे। अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो हम उसको Ie3 बोलेंगे। Ie3 बोलेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अगर किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से लगातार इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं तो जिस नंबर का इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे वो आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, आई फर्स्ट, सेकंड निकाला आई सेकंड, थर्ड निकाला आई थर्ड। ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो आई फर्स्ट दिया, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो आई सेकंड दिया, आपसे आई सेकंड फर्स्ट से ज़्यादा होगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपने Ie3 दिया, Ie3 की वैल्यू Ie2 से ज़्यादा होगी और Ie2 की वैल्यू I1 से ज़्यादा होगी। यहाँ पे 1 लिख देते हैं, I1 से ज़्यादा होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, आप इसको नोट करते हुए चलेंगे कि नेक्स्ट आप हमेशा ये पॉइंट लिख लेंगे कि नेक्स्ट Ie, आयनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट Ie इज ऑलवेज हायर देन प्रीवियस Ie, देयर इज़ नो एक्सेप्शन। मतलब यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है कि सेकंड आई कम हो जाएगा फर्स्ट आई से, ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं होता। नेक्स्ट आई हमेशा हायर होगा किससे? प्रीवियस आई से, किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए। दो अलग अलग आइटम में नहीं कंपेयर करेंगे इसको। दो अलग अलग आइटम में कंपेयर करना हो तो आपको सेम आई लेना होगा। मतलब आई फर्स्ट, दोनों का आई फर्स्ट लीजिए, आई सेकेंड तो दोनों का आई सेकेंड लीजिए। ठीक है, फर्स्ट लीजिए तो दोनों का आई फर्स्ट लीजिए, सेकंड लीजिए तो दोनों का आई सेकंड। अच्छा, अब बात करें अगर हम फैक्टर अफेक्टिंग Ie,
फैक्टर अफेक्टिंग IE, तो फर्स्ट फैक्टर है जेड इफेक्टिव। किसी एटम का जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, आप जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो किसी एटम का जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उसका IE उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब IE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव के। सेकेंड, साइज। किसी एटम का साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो IE ये ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता जाएगा न्यूक्लियस की पकड़ से वो कमज़ोर होता जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। तो IE इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज के। साइज जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उतना ही कम। साइज जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड, टाइप ऑफ सबसेल। ठीक है, तो आप फॉर सेम सेल IE S का ज़्यादा होगा, फिर P का, फिर D का, तब F का। अगर सेल सेम है, जैसे मान लीजिए फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल में 4s का IE ज़्यादा होगा, उससे कम होगा 4p का, उससे कम होगा 4d का, उससे कम होगा 4f का। लेकिन 4s का कंपेयर आप 3p से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि थर्ड सेल का फोर्थ सेल से कंपेयर, नहीं, वो तो फिर यहाँ पर कर ही दिया है आपने। सेम सेल होगा तब ये कंपेयर करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल। ठीक है, तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल अगर होता है तो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल होता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपैरेटिवली हाई हो जाती है क्योंकि स्टेबल हो जाता है। तो हाफ फिल्ड क्या है और फुल फिल्ड क्या है? तो जैसे हाफ फिल्ड हो गया आपका P3 D5 F7, फुलफिल्ड S2 P6 D10 F14। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक तरह से फुल फील्ड कन्फिग्रेशन मानी जाती है, लेकिन S1 को यहाँ पर हम हाफ फील्ड की तरह कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा आप कि इसको फुल फील्ड की तरह कंसीडर कर रहे हैं लेकिन इसको S1 को हाफ फील्ड की तरह कंसीडर नहीं करते। तो इस बात का ज़रा सा थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। अब बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड की कि ये 4 पॉइंट के बाद अगर आप पीरियोडिक ट्रेंड लिखना चाहें, 4 पॉइंट के बाद पीरियोडिक ट्रेंड लिखना चाहें तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन PT
on moving left to right in PT, IE increases. On moving left to right in PT, IE generally increases. IE generally increases due to increase in effective nuclear charge. IE generally increases due to increase in effective nuclear charge. ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन पीटी पीरियोडिक टेबल, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन पीटी, IE decreases due to increase in number of cells, due to increase in number of cells, due to increase in size. ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल ले लिया जाए, सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में, सेकंड पीरियड एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन। अब इसमें हाफ फिल्ड कौन और फुल फिल्ड कौन? तो देखिए ये फुल फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, P3 है इसमें, ये भी फुल फिल्ड है। ठीक, ये फुल फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये फुल फिल्ड है। अब जब हम IE का ऑर्डर लिखेंगे तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। जैसे सबसे पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, इसको कुदा के यहां ले आएंगे एक स्टेप आगे, इसको कुदा के यहाँ ले आएंगे एक स्टेप आगे। भाई इसको तो कुदा नहीं सकते, तो सबसे आगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब बोरॉन के बाद बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ये ऑर्डर। तो जब भी आप किसी पीरियड में देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ा देना होगा। एक स्टेप आप बढ़ा देते हैं फुल फील्ड हाफ फील्ड का, तो आपका करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। यही बात आप सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी करेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में जैसे कर रहे हैं यही काम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में करेंगे। जैसे थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट मान लीजिए है आपके पास, थर्ड पीरियड एलिमेंट जैसे मान लीजिए आपके पास है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन है और आर्गन है। तो अब देखिए आर्गन फुल फील्ड है, फॉस्फोरस हाफ फील्ड है, P3 आता है इसमें, मैग्नीशियम में S2 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ, भाई ये तो सबसे आगे है ही। तो अब हमारा IE का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, तो आगे चला के क्या बचा, एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस आना चाहिए, लेकिन फॉस्फोरस तो आगे चला गया, तो क्या आ गया, सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। तो ये ऑर्डर है थर्ड पीरियड एलिमेंट का। तो बड़ा आसान सा है, कुछ करना नहीं है, एक स्टेप खुदा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बात हुई किसकी, थर्ड पीरियड एलिमेंट की। ठीक है। सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड एलिमेंट लिया हमने, एक और एलिमेंट ले लेते हैं, ग्रुप 1 ले लेते हैं। ठीक है। तो ग्रुप 1 में कौन कौन है हमारे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो देखिए और डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब है कि जो सबसे ऊपर है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो
जो सबसे ऊपर है, जैसे लिथियम सबसे ऊपर है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो सबसे ज़्यादा अनायस एनर्जी किसका होगा? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, तब आयोडीन का। समझ पाए आप? ठीक है। अब कुछ बात करते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में आप देखेंगे, एक्सेप्शन इन आई, इसमें सबसे, जैसे हमने रेडियस में बोला था बोरॉन फैमिली, यहां पर भी होगा क्या? बोरॉन फैमिली पहला। बोरॉन फैमिली, तो आई यहां पर, आई एक ग्राफ से बताते हैं एटॉमिक नंबर, ऐसे ये ग्राफ से बताते हैं। अब यहाँ पे आता है बोरॉन, यहाँ पे एल्युमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम और ये थैलियम। तो अब अगर ग्राफ देखें तो ये ऐसे, ये थैलियम, ये गैलियम, ये एल्युमिनियम और ये इंडियम। तो अब देखें सबसे ज़्यादा किसका है? बोरॉन का, फिर किसका है? थैलियम का। थैलियम के बाद किसका? गैलियम का। गैलियम के बाद किसका? तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम के बाद इंडियम का। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक्सेप्शन है एक। दूसरा इसका एक्सेप्शन है कार्बन फैमिली। दूसरा इसका एक्सेप्शन है कार्बन फैमिली। इनको आप याद रखेंगे। सेकंड एक्सेप्शन है कार्बन फैमिली। ठीक है। अब कार्बन फैमिली में क्या है कि जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, आयोनाइजेशन एनर्जी, अब जैसे नॉर्मल ट्रेंड में चलता तो क्या होता? डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता? डिक्रीज होता। मतलब सबसे ज़्यादा किसका होता? कार्बन का होता, फिर सिलिकॉन का होता, फिर जर्मेनियम का होता, फिर टिन का होता, तब लेड का होता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? लेड का पहले आ जाता है, टिन का बाद में चला जाता है। अब कोई बोले कि ऐसा क्यों होता है, तो बोलो ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलोगे? ड्यू टू लेंथ एंड वाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, आगे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 90 लेक्चर का टॉपिक है आप लोगों का, और 90 दिन तक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा लगातार। और अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से क्वेश्चन उठाइए, सॉल्व करिए। सॉल्व करके आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे ही उसका लिंक है। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बना हुआ है, आप लोग वहाँ पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, आपका वहाँ पर आंसर दे दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को शॉर्ट में हम बताते हैं डेल्टा EgH, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट में हम बोलते हैं EA। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है कि डेल्टा EgH
का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर है। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन अगर साइन की बात करें तो दोनों के साइन में डिफरेंस है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पॉजिटिव है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। दोनों के साइन में क्या है, डिफरेंस है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन दोनों में एंथैल्पी एनर्जी रिलीज ही है, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to an isolated gaseous atom, when an electron is added to an isolated gaseous atom, isolated gaseous atom। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी एटम में तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए। लिखिएगा in general only first electron affinity is exothermic, only first electron affinity is exothermic, rest are endothermic, रेस्ट आर एंडोथर्मिक। मतलब अगर आप किसी एटम को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन आप उसी एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड हो जा रही है उसको। 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड हो जा रही है उसको, तब वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा। लेकिन अगर 1 दे रहे हैं तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नोबल गैस है वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस इज एंडोथर्मिक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस इज एंडोथर्मिक, मतलब उसका फर्स्ट भी एंडोथर्मिक होता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस इज एंडोथर्मिक। नोबल गैस की तो फर्स्ट भी क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो अब लिखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख लीजिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि दोनों में साइन का केवल डिफरेंस है, साइन का केवल डिफरेंस है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फर्स्ट फैक्टर है इसका जेड इफेक्टिव। तो देखिए, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जेड इफेक्टिव के। ठीक है, सेकंड पॉइंट साइज। तो साइज जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें आप लिखेंगे हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल्स विल बी रिलैक्टेंट। रिलैक्टेंट मतलब रिपेल करते हैं, अवॉइड करते हैं। विल बी रिलैक्टेंट टू टेक एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। That means electron affinity decreases. Electron affinity decreases. Electron affinity क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है।
तो ये बात होती है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो इनको अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने हाफ फील्ड और फुल फील्ड आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि क्या हाफ फील्ड होता है, क्या फुल फील्ड होता है, तो इसलिए हमें उसको दोबारा नहीं जानने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड की। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इस सारे फैक्टर को डाला जाएगा। पीरियोडिक ट्रेंड, तो फर्स्ट है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीटी, पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीटी, EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases on moving left to right in PT electron affinity increases due to increase in effective nuclear charge। लेकिन ये जो लेफ्ट टू राइट इन पीटी होता है हमारा, ये कहाँ तक के लिए होता है? अप टू हेलोजन। नोबल गैस के लिए हम इसकी बात नहीं करते, ये नोबल गैस एक अलग केस हो जाता है। ठीक, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन पीटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो अब जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान लो आपके पास सेकंड पीरियड एलिमेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट ही आप लोगों को पूछा जाता है, या तो थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो दोनों का केस सेम है। जैसे ऊपर फॉस्फोरस, मतलब ऊपर नाइट्रोजन है तो नीचे फॉस्फोरस है, ऊपर फ्लोरीन है तो नीचे क्लोरीन है, मतलब एक ही जैसा सेम कन्फिग्रेशन वाला है। जो रूल सेकंड पीरियड में लग रहा है वही रूल थर्ड पीरियड में लगेगा। तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते थे कि आयनाइजेशन एनर्जी को एक स्टेप आगे बढ़ा देते थे। यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन को उड़ा देना है, पूरा साफ कर देना। और ये जब लिखना है तो सबसे ज़्यादा किसका? फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, देन कार्बन का, देन बोरॉन का, देन लिथियम का। इतना लिख दिया। अब बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियोन, इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी हो सकती है? तो इन तीनों में आपने किसको नेगेटिव देखा है? तो आपने नेगेटिव चार्ज इस पे देखा है। ठीक है, अब इन दोनों में बताइए कि कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये ले सकता है कभी, मतलब ले लेकिन वो तो नहीं लेगा। तो इसलिए पहले क्या आ जाएगा? बेरिलियम, और उसके बाद कौन? नियोन। तो ये ध्यान रखिएगा, यही ऑर्डर होगा कि लास्ट में पहले तो आप इन तीनों को उड़ा देंगे और उसके बाद ग्रुप 15, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 18 ऐसे लाएंगे, 15 to 18। ठीक है, यही काम आप थर्ड पीरियड एलिमेंट में भी करेंगे। ठीक है, तब एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है? तो इसमें लिखिएगा EA ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, EA ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ब्रैकेट में लिखिएगा फॉर ग्रुप 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, फॉर 14, 15, 16, 17, ग्रुप 14, 15, 16, 17 ब्रैकेट क्लोज करिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ EA ऑफ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। अब थर्ड पीरियड एलिमेंट में किस किस एलिमेंट को कंसीडर करना है? 14, 15, 16, 17 ग्रुप वाले को। ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट इज हायर देन
second period element is higher than second period element, higher than second period element, higher than second period element। ठीक है, अब ये जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, हायर देन सेकंड पीरियड एलिमेंट, क्यों हायर होता है? तो आगे लिखेगा दैट इज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, that is due to availability of vacant d orbital in third period element, that is due to availability of vacant d orbital in third period element। तो अब आप ये समझिए कि ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17, यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा है? तो यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ फॉस्फोरस है, यहाँ सिलिकॉन है। ये कौन सा हो गया? सेकंड पीरियड हो गया, और ये क्या हो गया? थर्ड पीरियड हो गया। तो हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, लेकिन यहाँ पर थर्ड वाले की सेकंड वाले से ज़्यादा है, तो ये तभी तो एक्सेप्शन बोला है, तभी तो एक्सेप्शन बोला है। तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा है ऐसे, ठीक है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सोथर्मिक क्लोरीन के लिए होती है, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखेगा, इन पीरियोडिक टेबल द हाईएस्ट एक्सोथर्मिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, the highest exothermic electron affinity is for Cl, chlorine। is for Cl, chlorine, ठीक है। and the highest endothermic electron affinity is for neon, highest endothermic इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर नियॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जनरल कॉन्सेप्ट तो यह है कि एनर्जी रिलीज होगा, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहते। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब यहाँ पर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखना चाहें तो Cl Br, नहीं, ClF Br I S SC TE PO O, ये ऑर्डर होता है। मतलब आप अगर देखें तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से थोड़ी सी कम है, जबकि क्लोरीन से तो ज़्यादा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना पीछे। तो रीजन बहुत से हैं, रीजन बहुत से होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी रीजन होता है, साइज छोटा होना भी होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी होता है, और हाफ फील्ड फुल फील्ड कन्फिग्रेशन भी होती है, बहुत से रीजन होते हैं। तो इसलिए, लेकिन हम यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहे, हम यहाँ कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंटली एनसीईआरटी में जो दिया गया था, मैंने बस वो ऑर्डर लिख दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
EL। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, देखिए इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। पहली बात तो ये है कि ये प्रॉपर्टी आइसोलेटेड गैसेस एटम की नहीं है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन कंबाइंड स्टेट। जैसे अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो आइसोलेटेड गैसेस एटम की थी, लेकिन ये आइसोलेटेड गैसेस एटम की नहीं है। जब तक दूसरा बगल में कोई होगा नहीं, ये प्रॉपर्टी अराइज ही नहीं होगी। जैसे आपको बोला जाएगा आप ताकतवर है, तो ये दूसरा दोबारा तुरंत ये अराइज होगा ये शब्द के किससे। अगर आप पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं तो आप ताकतवर किससे हैं? आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब हुआ कि वहां पर आप अकेले हैं, तो फिर आप किससे ताकतवर हैं? तो ताकतवर किसी से ताकतवर बताने के लिए किसी को बगल में लाना पड़ेगा, और जब बगल में लाएंगे तो आप फिर अकेले नहीं रह जाएंगे, तो फिर वो आप आइसोलेटेड नहीं रह जाएंगे। तो इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम, पहली बात तो ये है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम इन कंबाइंड स्टेट, दूसरी बात ये है, ध्यान रखिएगा। अब प्रॉपर्टी ये है क्या, तो लिखिएगा इट इज़ द टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब एक इंसान की प्रवृत्ति, आदत, सोच। प्रवृत्ति ज़्यादा अच्छा शब्द है हिंदी का, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं होगा ना, तो इसलिए टेंडेंसी से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि आदत और सोच टेंडेंसी की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। ये तो हल्के फुल्के सिनोनिम्स कह सकते हैं इसके। तो हमने बोला कि भाई इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंपाउंड। ये कंपाउंड में ही तो होगा, ये कहीं अकेले तो होगा नहीं, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि H और Cl है, तो Cl और H में ये जो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है, इससे अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, टेंडेंसी अट्रैक्ट करने की है Cl की। तो जिसकी भी टेंडेंसी ज़्यादा होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव डाल देते हैं, और जिसकी कम होती है उस पर पॉजिटिव डाल देते हैं। ये चीज़ ऑर्गेनिक में बहुत काम आती है। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे कराते हैं, तो वो यही कारण है कि हम ये ऐसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से अराइज होती है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होने का पूरा कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस बात पे करता है? तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पहला जेड इफेक्टिव। हर जगह आपने देखा कि पहला जेड इफेक्टिव ही आ रहा था। यही कारण था कि पहले आपको जेड इफेक्टिव पढ़ाया था, क्योंकि हर चीज़ का कारण ही जेड इफेक्टिव था। तो जेड इफेक्टिव जैसे कि क्या है कि जहाँ से चीज़ों की शुरुआत हो रही है उसी को बताना पहले ज़रूरी है। परम ब्रह्म का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब जैसे रेडियस के बारे में, इंसानों के बारे में पढ़ना है आपको, इंसानों को आइडियल होना चाहिए। क्या आइडियल होना चाहिए? मतलब अगर आप इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि इंसान इस सोच का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर इसके लिए आपको क्या है कि भगवान के बारे में जानना होगा कि हाँ, ये काम अगर भगवान करते इंसान के रूप में तो कैसे करते, कैसे लोगों की मदद करते, कैसे आदर्शवादी होते। तो वो चीज़ें के लिए ही हम रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब को पढ़ाने से पहले हमने जेड इफेक्टिव को पढ़ाया कि पहले आप परम ज्ञान की प्राप्ति करिए। तो जेड इफेक्टिव हर सवाल का जवाब था। रेडियस में भी आ रहा था, अनएसन एनर्जी में भी आ रहा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी आ रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आया। हर सवाल का जवाब यहीं से चालू हो रहा था, तो इसको तो पढ़ना ही था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव है कि जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। दूसरा फैक्टर है साइज। अब साइज
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 36 का आंकड़ा है। मतलब साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। ठीक है, अब तीसरा क्या फैक्टर है, तो तीसरा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। या बोला परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। किसी का एस कैरेक्टर बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ गया। लेकिन अगर आप अभी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना जानते तो इसको आपको यहीं छोड़ देना चाहिए। अभी आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना जानते तो इसको आपको यहीं छोड़ देना चाहिए। और अगर आप जानते हैं तो ये जानिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो किसका ज़्यादा होता है। तो पहले तो ऑर्डर की बात कर ले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये ऑर्डर है भाई, है ना। ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। और अगर हाइब्रिडाइजेशन से ऑर्डर लें तो फिर फ्लोरीन, sp नाइट्रोजन, sp2 ऑक्सीजन, sp2 नाइट्रोजन, sp3 ऑक्सीजन, sp कार्बन, sp3 नाइट्रोजन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन, ये ऑर्डर है। तो अब अगर आप ये पर्टिकुलर एटम के बारे में सोचिए, यहाँ पर आप किसी एक के बारे में सोचिए। मान लीजिए जैसे हमने कार्बन के बारे में विचार किया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो अब तीनों जगह कार्बन है। तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पहला कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो केवल कार्बन है। कौन सा कार्बन है इसके बारे में बात नहीं करी गई है। लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि कार्बन भी अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन पे अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। तो वो कार्बन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है अगर वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो गई कि एक कार्बन उठ के नाइट्रोजन से ज़्यादा हो सकता है जब वो sp हाइब्रिडाइज्ड हो। तो ये बात का बहुत सटीक ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर अब अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर मैंने तो लिखा, लेकिन अब जैसे मैं परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर से बोलूँ, En sp में 50% एस है, कैरेक्टर है। sp2 में 33.33% एस कैरेक्टर है और sp3 में 25% एस कैरेक्टर है ना बेटा। तो ये परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा। लेकिन आपको परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर कैसे निकालना है? जैसे परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर तो मैंने बता दिया आपको। देखिए एस और पी, एक एस एक पी, आधा एस आधा पी, मतलब एक एस एक पी का मतलब क्या है, दो है, दो में एक एस है एक पी है, मतलब 50% एस है 50% पी है। तीन में एक एस दो पी है, तीन में एक एस दो पी है, तो मतलब तीन में एक है तो 100 में 33.33 होगा। चार में एक एस तीन पी है तो चार में एक एस है तो 100 में 25% होगा। तो ये परसेंट तो निकल रहा है। लेकिन आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आएगा जब, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी निकालना जान जाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जब निकालना आएगा तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी निकालना जान जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर, छोटा सा सिंपल सा,
सिंपल सा एक पॉइंट बताऊं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, जैसे सिंपल से पॉइंट की बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम का आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है CH3CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लो ये। अब यहाँ पे आपको ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये IUPAC की नंबरिंग नहीं है भैया ना, ऐसे ही कर दिया नंबरिंग। तो ये क्या है, ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है, ये sp। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। जैसे इन दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये sp है, फिर उससे कम इसकी, सबसे कम इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्योंकि ये sp3 है, क्योंकि ये sp3 है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने का वैसे तो कोई तरीका नहीं था, लेकिन पाउलिंग ने और मुलिकन ने 2 स्केल दिए थे। पाउलिंग ने और मुलिकन ने क्या करे थे, 2 स्केल दिए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए। तो वो मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, तो पहला है पाउलिंग स्केल। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाला था। जैसे मान लो कि 2 एटम है, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये टेढ़ा वाला माइनस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करो, चाहे बी में से ए को करो, चाहे ए में से बी को करो। स्ट्रिक्टली ए में से बी को नहीं करना, चाहे जो बड़ा हो उसमें छोटे को कर दो। 0.208 अंडर रूट EAB माइनस अंडर रूट EAA इंटू EBB। ये एक फॉर्मूला है पाउलिंग स्केल का, जिसमें E क्या है, EAB, EAA, EBB, ये सब क्या है। तो EAB क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। मान लीजिए ये HCl है, मान लीजिए AH है और B क्या है, Cl है। तो HCl का बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी लगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB इन किलो कैलोरी पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA, मतलब अब अगर ये AH था, BCl था, तो ये क्या हो गया, HH का बॉन्ड एनर्जी हो गया इन किलो कैलोरी पर मोल, बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB इन किलो कैलोरी पर मोल। तो अब ये क्या हो गया, Cl का बॉन्ड हो गया। तो इनके बॉन्ड एनर्जी को आपको क्या करना है कि सबकी बॉन्ड एनर्जी आपको दी होगी, क्वेश्चन में आपको सबकी बॉन्ड एनर्जी दी होगी। और इन वजह से यहाँ पर अननोन टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, तो इस 5 में आपको 4 दिया होगा, कोई एक निकालना होगा। ठीक है, मोस्टली आपको इन दोनों में से कोई एक निकालना होता है। तो ये क्या हो गया, पाउलिंग स्केल हो गया। दूसरा आता है मुलिकन स्केल। मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल क्या होता है तो वो भी बता देते हैं आपको। मोलिकुलर स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का निकालना है तो उस एटम की IE निकालना पड़ेगा, EA निकालना पड़ेगा और उसको 2 से डिवाइड करना होगा। IE एंड EA शुड बी इन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई और ई ए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए, ठीक है। तो जब आप आई ई और ई ए लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उनकी वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड करते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है। ये मूल्यांकन के हिसाब से था। अब पाउलिंग के हिसाब से तो आपने देखा खास बात थी यहाँ पर कि दोनों की वैल्यू मैच नहीं कर रही थी। पाउलिंग की वैल्यू अलग ही आ रही थी और मूल्यांकन की वैल्यू अलग आ रही थी। अलग अलग आइटम का ये लोग निकालते जा रहे थे, अलग अलग वैल्यू आती जा रही थी। लेकिन इन लोगों ने देखा कि हमारी जो अलग अलग वैल्यू है उसमें एक समानता है, एक सिमिलरिटी है। वो क्या है कि मेरी और तुम्हारी वैल्यू में 2.8 का ही डिफरेंस है। किसी भी आइटम में 2.8 का डिफरेंस आ रहा है, 2.8 टाइम का। मूल्यांकन वाली 2.8 टाइम ज़्यादा थी पाउलिंग वाले से। मूल्यांकन वाली 2.8 टाइम ज़्यादा थी पाउलिंग वाले से। तो ये बात आप लिख लेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मूल्यांकन स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम कैलकुलेटेड बाय मूल्यांकन स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम कैलकुलेटेड बाय मूल्यांकन स्केल is about 2.8 टाइम हायर देन पाउलिंग स्केल। 2.8 टाइम हायर था किससे? पाउलिंग स्केल से। पाउलिंग स्केल से 2.8 टाइम ज़्यादा था मूल्यांकन स्केल, ठीक है। तो इससे ये आइडिया लगा कि भाई मूल्यांकन स्केल का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, उसमें 2.8 से डिवाइड कर दिया जाए तो पाउलिंग स्केल की वैल्यू आ जाएगी। तो यही अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पाउलिंग स्केल से निकाला जाए तो आई ई प्लस ई ए अपॉन 2 इंटू 2.8, मतलब 2.8 से इसी में डिवाइड कर दो तो ये क्या लिखा जा सकता है? ये 5.6 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 5.6। अब इससे जो वैल्यू आएगी वो पाउलिंग स्केल वाली वैल्यू आएगी और इससे जो वैल्यू आएगी वो मूल्यांकन स्केल वाली वैल्यू आएगी। तो ये एक आइडिया, एक सिमिलरिटी समझ में आई थी, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करेंगे जो मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही सिलेक्शन का आपका चांस होगा। जितना कम क्वेश्चन करेंगे सिलेक्शन का चांस उतना ही कम होगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे सिलेक्शन का चांस नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको सेलेक्ट होना है, आप चाहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में वो चीज़ पानी है जो आप चाहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। हाँ, मेरे प्रोवाइड किए हुए क्वेश्चंस हर टाइप के हैं, हर तरह के हैं, बहुत ही सोच समझ के बनाए गए हैं। उन क्वेश्चन को आप करते हैं तो आप लोगों का भला ही होगा, बुरा तो किसी का होता नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने से, ठीक है। तो चलिए आज्ञा लेते हैं आप लोगों से। अगला जो चैप्टर है हमारा वो केमिकल बॉन्डिंग का है। केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर लेकर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।